अध्याय 11 आत्मा आह्वान खजाना कौशल। उसने शांगवान जियांग को मार डाला था। गु किंग फेंग ने शव की तलाशी ली और अंत में शरीर पर एक पहचान चिन्ह और एक पतली गुप्त पुस्तिका पाई। आत्मा आह्वान खजाना कौशल, हृदय भक्षक दानव। जैसे ही उसने कवर पर लिखे कुछ अक्षर पढ़े, खूनी आभा उसकी ओर दौड़ती हुई प्रतीत हुई, जिससे गु किंग फेंग ने भौएं सिकोड़ी और तुरंत स्पिरिट समनिंग ट्रेजर स्किल्स को अपनी जेब में रख दिया। जब उसने दोबारा उस टोकन को देखा तो उसके सामने की तरफ मृतक का नाम और पीछे की तरफ बुराई दमन ब्यूरो के 3 बड़े अक्षर अंकित थे। सचमुच बुराई दमन ब्यूरो का आदमी है। गु किंग फेंग ने शांगवान जियांग की पहचान का अनुमान पहले ही लगा लिया था, जब उसने अपनी मृत्यु से पहले इसका खुलासा किया था। लेकिन अब उसके हाथ में टोकन होने से उसे पूरी तरह से पुष्टि मिल गई थी। जू जुन के अनुसार दुष्ट आत्माओं के दमन का ब्यूरो ताइक्सवान राजवंश के भीतर एक गुप्त संगठन था, जो बुरी आत्माओं से निपटने के लिए समर्पित था। अब ऐसा लग रहा था बुराई दमन ब्यूरो के लोग इतने सीधे साधे नहीं थे। उस पल में शांगवान जियांग का शव, जो काफी समय पहले मृत हो चुका था, थोड़ा कांप उठा, मानो भीतर से कुछ जागृत होने वाला था। गु किंग फेंग के चेहरे के भाव में सूक्ष्म परिवर्तन आया और बिना किसी झिझक के उसने गु यांग को उठाया और तेजी से उस स्थान से चला गया। शांगवान जियांग अब उनके रास्ते में बाधा न बनने के कारण गु किंग फेंग के लिए रक्त के कोहरे को भेदना आसान हो गया। जैसे ही वो खून के धुंध से बाहर निकला, उसके दिमाग में छाई हुई भयानक और डरावनी आभा पूरी तरह से गायब हो गई। पीछे मुड़कर देखने पर खून का कोहरा अभी भी बना हुआ था, जिसने विशाल लिन काउंटी को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे जीवन का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा था। उसका तनावग्रस्त मन थोड़ा शांत हुआ और अचानक उसे तेज दर्द का सामना करना पड़ा। गु किंग फेंग ने नीचे देखा तो पाया कि उसके कई घाव बुरी तरह सड़ चुके थे और उनसे दुर्गंध आ रही थी। एक सामान्य व्यक्ति को इस तरह की चोटें लगने पर बहुत पहले ही मौत हो जाती, लेकिन गु किंग फेंग ने रक्त शोधन के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था और उसकी जीवन शक्ति एक आम इंसान से कहीं अधिक थी। गंभीर चोटों के बावजूद वे उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तथापि अगर ये स्थिति इसी तरह खिंचती रही तो और भी ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। चलो पहले हम इस जगह से निकलेंगे। गु किंग फेंग गु यांग को लेकर चला गया। उनके जाने के कुछ समय बाद रक्त के धुंध के भीतर शांगवान जियांग का शरीर अचानक हिंसक रूप से कांप उठा, मानो कोई भयानक काली छाया शव से अलग हो रही हो। उस काली छाया का चेहरा गहरे हरे रंग का था, जिस पर भयानक भाव थे। उसकी भुजाएं असामान्य रूप से लंबी थीं और उंगलियों के सिरे नुकीले पंजों से युक्त थे, जो आसानी से त्वचा को फाड़ सकते थे और मांस और अंगों को खोद सकते थे। जैसे ही ये भयानक शक्ति पुनर्जीवित हुई, उसने लालच भरी नजरों से शांगवान जियांग के शव को देखा और फिर उसे निगलने के लिए जमीन पर झपटी। कुछ ही क्षणों में शव से मांस पूरी तरह से हटा दिया गया था, केवल बिखरी हुई हड्डियां ही बची थीं। उस भयानक काली छाया ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। उसकी भयानक और डरावनी आभा खून के धुंध से फूट पड़ी, जिससे लिन काउंटी में हर कोई भयभीत हो गया। मजिस्ट्रेट के कार्यालय में मौजूद ये युआन ने इस आभा को महसूस किया और उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। एक दुष्ट आत्मा का आभास नहीं, ये तो हृदय भक्षक दानव है। पलक झपकते ही ये युआन मजिस्ट्रेट के कार्यालय से तेजी से बाहर निकला। जब वो खून के धुंध में घुसा तो उसने बिखरी हुई हड्डियों और फटे चिथड़े कपड़ों को एक नज़र में पहचान लिया। शांगवान जियांग मर चुका है। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। शांगवान जियांग की मौत कोई बड़ी चिंता की बात नहीं थी, लेकिन उनकी मौत का संभावित कारण गंभीर था। शांगवान जियांग एक जादूगर था और एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे कमजोर जादूगर भी कोई मुकाबला नहीं था, खासकर लिन काउंटी में, जहां सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट केवल रिफाइनिंग स्किन दायरे तक के थे। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट वे भला किसी जादूगर को कैसे मार सकते थे? इसके अतिरिक्त शांगवान जियांग मर चुका था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसके अंदर जो कुछ भी था वो पहले ही बाहर आ चुका था। जैसे ही ये युआन के मन में ये विचार आया, अचानक एक भयानक और भयानक आभा ने उसे बुरी तरह डरा दिया। बिना सोचे समझे वो पलक झपकते ही एक तरफ हट गया और अगले ही पल उसने हवा में नुकीले पंजे लहराते हुए देखे और एक भयानक काली परछाई उसके सामने प्रकट हो गई। दिल निगलने वाला राक्षस। ये युआन का दिल बैठ गया।
सबसे बुरी परिस्थिति उसकी आंखों के सामने घटित हो चुकी थी। शांगवान जियांग नष्ट हो चुका था। विरोधी के शरीर के भीतर मौजूद हृदय भक्षक दानव पूरी तरह से जागृत हो गया था। हृदय भक्षक दानव को अपनी ओर आते देख ये युवान की आंखें उग्र और निर्दयी हो गईं। धिक्कार है, मुझे ये पता न चलने दो कि शांगवान जियांग को किसने मारा, अन्यथा ये मामला अभी खत्म नहीं होगा। परिवार के मुखिया। एक आंगन में युद्ध की पोशाक पहने एक मध्यम वर्गीय मार्शल आर्टिस्ट दूसरे व्यक्ति के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गू किंग फेंग था, जो लिन काउंटी छोड़कर चला गया था। अभी तक कोई खबर नहीं। परिवार के मुखिया को रिपोर्ट करते हुए हम लिन काउंटी में स्थिति की गुप्त रूप से जांच करने में पूरी तरह से लगे हुए थे, लेकिन ये बिना किसी निशान के गायब हो गई है और कोई खबर नहीं छोड़ी है। ये सुनकर गू किंग फेंग ने सिर हिलाया और फिर हाथ हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आप अभी जा सकते हैं। हाँ, उस व्यक्ति ने आदरपूर्वक विदा ली। गू किंग फेंग ने सोच विचार करते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी गहरी निगाहें कभी कभी ठंडी चमक बिखेरती थीं। लिन काउंटी का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। इसका मतलब ये था कि लिन काउंटी में कुछ न कुछ अवश्य घटित हुआ होगा, अन्यथा इतने बड़े काउंटी के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो बिल्कुल भी कोई निशान न छोड़े। जब से उसने लिन काउंटी छोड़ी थी तब से लगभग आधा साल बीत चुका था। लिन काउंटी से निकलने के बाद गू किंग फेंग गू यांग को ग्वांगयांग प्रांत में स्थित व्हाइट स्टोन डाओ ले गया था। ताइक्सवान राजवंश, 9 राज्य, 36 काउंटी। प्रत्येक काउंटी को 12 प्रांतों में विभाजित किया गया था। ग्वांगयांग प्रांत ताइशान काउंटी के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में से एक था। कथित तौर पर एक महामारी से पूरी तरह नष्ट हो चुका ख्यांगजांग प्रांत भी ताइशान काउंटी के अंतर्गत आता था, जबकि लिन काउंटी ग्वांगयांग प्रांत के अंतर्गत आता था। जब गू किंग फेंग ने पहली बार व्हाइट स्टोन डाओ में प्रवेश किया तो उन्होंने सावधानी पूर्वक कार्य किया और धीरे धीरे व्हाइट स्टोन डाओ की वास्तविक शक्ति और आधार का पता लगाया। जांच में ये बात सामने आई कि व्हाइट स्टोन डाओ की मार्शल आर्ट्स की बुनियाद लिन काउंटी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। उदाहरण के लिए, लिन काउंटी में गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल काउंटी शहर के भीतर एक प्रसिद्ध मार्शल शक्ति मानी जाती थी, जिसका सबसे शक्तिशाली सदस्य भी रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन दायरे तक ही पहुंच पाता था। लेकिन व्हाइट स्टोन डाओ सिटी में रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन वाले मार्शल आर्टिस्ट की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वे निश्चित रूप से दुर्लभ भी नहीं थे। स्किन को निखारने के बारे में ब्लड रिफाइनिंग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी मौजूद थे। एक ऐसी ही शक्ति थी जिसका नाम किन परिवार था, जिसके नाम पर 5 ब्लड रिफाइनिंग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे, और दूसरी शक्ति थी आयरन बोन गैंग, जिसके नाम पर 4 ब्लड रिफाइनिंग क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट थे। ये व्हाइट स्टोन डाओ की 2 सबसे शक्तिशाली शक्तियां थीं। इन 2 महाशक्तियों के नीचे कई अन्य छोटी बड़ी परस्पर जुड़ी हुई शक्तियां थीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, जो कोई भी ब्लड रिफाइनिंग क्षेत्र में कदम रखता था उसे व्हाइट स्टोन डाओ में एक शक्तिशाली योद्धा कहा जा सकता था। व्हाइट स्टोन डाओ की स्थिति को समझने के बाद गू किंग फेंग ने वहीं बसने का फैसला किया। गू परिवार के नाम से एक शक्ति चुपचाप प्रकट हुई। व्हाइट स्टोन डाओ की स्थापित शक्तियों के लिए एक नए प्रमुख परिवार का उदय स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने गू परिवार को अपना निशाना बनाया। हालांकि गू किंग फेंग ने जब अपनी ब्लड रिफाइनिंग क्षमता को लोगों के सामने लाया तो कई आवाजें शांत हो गईं। आखिरकार मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आज भी शक्ति को सर्वोपरि माना जाता था। यद्यपि गू परिवार की बुनियाद कमजोर थी, लेकिन ब्लड रिफाइनिंग स्तर के मार्शल आर्टिस्ट का होना ही अधिकांश समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त था। अन्य शक्तियों की तरह जिनके पास ब्लड रिफाइनिंग स्तर के मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे, वे बिना किसी अच्छे कारण के अपने समकक्ष से भिड़ना नहीं चाहते थे, और जिनके पास ब्लड रिफाइनिंग क्षेत्र की उपस्थिति नहीं थी, वे गू परिवार को उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। इस तरह से 6 महीने के भीतर गू किंग फेंग द्वारा स्थापित गू परिवार ने भी व्हाइट स्टोन डाओ में अपनी जड़ें मजबूती से जमा ली थीं।